तो इसमें ईवीएम वाला मसला भी आ गया है, क्योंकि योगेंद्र पवार ने चुनौती दी है और 9 लाख रुपए जमा कराए हैं। तो एक तो ईवीएम का भविष्य भी पता लग जाएगा। अगर जांच हो गई ठीक ठाक से, तटस्थ और पारदर्शी ढंग से जांच हो गई, तो मालूम हो जाएगा कि ईवीएम के साथ क्या हुआ है या क्या होता रहा है या होता है। तो एक तो ये है। दूसरा यह है कि एकनाथ शिंदे छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा वाले लोग हैं, ये उनके पास विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जनादेश इस तरह का है कि भाजपा उनको आराम से खुड्डे लाइन जिसको कहते हैं वो लगा सकती है। और भाजपा का तो ये रिकॉर्ड रहा है कि जो सटा वो कटा। तो जिसको जिसको इन्होंने साथ लिया है, अकाली दल देखिए आज किस हालत में पड़ा हुआ है, अन्ना डीएमके देखिए आज किस हालत में पड़ा है, नवीन पटनायक से इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करते करते बीजेपी का साथ देते थे पार्लियामेंट में, आज नवीन पटनायक की हैसियत कहां चली गई है। तो इस तरह का लंबा एक है इतिहास लोगों का। तो उसी के लाइन पे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी आराम से। एकनाथ शिंदे, फिर उसके बाद अजित पवार भी वही, उनका हश्र भी वही होगा। आज की हालत में जरूर है कि चूंकि उनके पास 132 सीटें हैं, तो अगर शिंदे रूठ के जाते हैं तो अजित पवार को ले लेंगे वो साथ में। अगर अजित पवार भी रूठ के जाते हैं तो फिर शिवसेना या किसी और इन्हीं पार्टियों को तोड़ करके अपनी सरकार वो बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ राजीव जी, हमारी चिंता का विषय एक दूसरा है, जिस पर शायद मीडिया ने भी ध्यान नहीं दिया और विपक्ष ने भी। हमने इसको एक्स पे ट्वीट भी किया था जी। महाराष्ट्र की विधानसभा राजीव जी 26 नवंबर को उसका कार्यकाल खत्म हो गया जी। अभी तक वहां कोई विधानसभा का गठन नहीं हुआ है, न तो सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ है, न कोई चुनाव हुआ है, नई सरकार भी नहीं बनी है। तो महाराष्ट्र में इसमें संवैधानिक स्थिति है क्या? उसके पहले भी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई ये चुनाव आयोग ने जानबूझ करके 23 नवंबर मतगणना का समय रखा है, ताकि अगर मान लीजिए कि महाविकास आघाड़ी के लोगों को त्रिशंकु स्थिति में उनकी बढ़त रहती है और सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचते हैं वो लोग, तो अगर नहीं होता है 26 नवंबर तक, तो राष्ट्रपति शासन लागू करके विधायकों की तोड़फोड़ की जाएगी। लेकिन अब तो आपके पास प्रचंड बहुमत है, अब क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि आपके अंदर इतना बिखराव है, इतना विरोध है, एक दूसरे का इतना विरोध है। और ये सिर्फ महायुति में विरोध नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दो धड़े साफ हो गए हैं। एक है कि साहब देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, इसके पीछे आरएसएस की पूरी ताकत लगी हुई है। आरएसएस का सोच है कि 2025 में वो 100 साल पूरा कर रहे हैं, तो ऐसे समय में कोई चित्पावन ब्राह्मण, पेशवा ब्राह्मण, पेशवाई का राज कायम होना चाहिए महाराष्ट्र में। एक तो ये है। दूसरी तरफ यह है कि साहब मराठा बहुत नाराज हो जाएंगे, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वही ब्राह्मण की बात करें और विधायक तो जीत करके कुछ और आए हैं, दूसरे लोग आए हैं, तो उनके ओबीसी हैं या मराठा हैं, तो उनका ये भी नहीं होना चाहिए। और मैंने जो सुना है, पता नहीं उसमें सच क्या है, मुझे नहीं कह सकता मैं, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता जो है वही एकनाथ शिंदे को सह देके आगे बढ़ा रहा था। जो पूरी उनकी नाराजगी थी वो उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता की सह थी, उनकी कहीं ना कहीं उनका संकेत था, उसके कारण ये मुंह फुलाए हुए थे। और अभी भी उनका ये है कि या तो आप हमको ठीक से एडजस्ट कीजिएगा, गृह मंत्रालय दीजिएगा, 8 या 9 कितना मिनिस्ट्री हमको चाहिए और वो सब। अच्छा, मुश्किल क्या है कि जितनी उनकी सीटें हैं उसी से थोड़े ही कम अजित पवार के पास भी हैं, तो उनकी बार्गेनिंग भी उस ढंग से रहेगी अगर उस तरह चलेगा तो। लेकिन यह है कि चूंकि बीजेपी के पास 132 सीटें आ गई हैं, तो उसके आधार पे उसके हाथ, दोनों हाथों में, तीनों हाथों में लड्डू है, वो कभी इधर से भी तोड़ सकता है, कभी उधर से भी जोड़ सकता है। इसलिए इन लोगों का बहुत उतना महत्व नहीं है। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में संकट तो थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि ये भी खबरें आई थी कि एकनाथ शिंदे शरद पवार से उनकी कोई गोपनीय बातचीत हुई है या क्या हुआ है, उस तरफ भी उनका रुझान दिखाई दे रहा था। तो ये लोग तो देखिए, इनका कोई वैचारिक कमिटमेंट तो है नहीं किसी भी लेवल पर भी, तो ये कब किधर पलटी मार जाएंगे इनका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वही है कि आंकड़ों से चलता है लोकतंत्र जो है, वो जो आंकड़े होते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और वो आंकड़े अभी भी एकनाथ शिंदे या अजित पवार के पक्ष में नहीं है, अभी भाजपा के पक्ष में है। तो भाजपा वो करेगी, लेकिन यह है कि खुराफात तो होती रहेगी। ये जिस ढंग का है और पार्टी के अंदर भी जिस ढंग से चल रहा है, तो इतना आसान तो नहीं होगा।
दूसरा ये है कि जैसे अभी दिल्ली में भी जो मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली आप दिखा रहे थे, दलित या वंचित समाज के लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की रैली में, देखिए लोकतंत्र राजीव जी संसद और सड़क दोनों से चलता है जी। अगर संसद में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, बार बार जब बात हो रही है कि साहब अडानी का मसला उठाएंगे, बात होनी चाहिए, या संभल में जो जिस ढंग से किया गया है और पूरे देश को संभल बनाने की जो साजिश चल रही है उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो सरकार लगातार उसको नहीं करने दे रही है और उसके चलते हाउस जो है एडजर्न हो रहा है, बार बार 2-3 दिन तो हो ही गया। तो अगर नहीं होता तो विपक्ष को जरूरी है कि सड़क पर आकर के अपनी बात रखनी चाहिए। सड़क पर एक बार, सड़क पर मतलब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बताइए कि हमारे इश्यूज ये हैं, इस पर हम लोग ये बात करना चाहते थे और हमको सरकार ये बात नहीं करने दे रही है। दूसरी बात यह है कि ईवीएम और चुनाव आयोग के बारे में आप किसी लेवल से भी आप देखिएगा तो वो तटस्थ नहीं है, दावे के साथ कहा जा सकता, कोई भी कर सकता, वो उसका पूरा का पूरा रवैया पक्षपातपूर्ण है। तो उससे आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, और संघर्ष जैसे आज आपने आह्वान किया है, अच्छी बात है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, लेकिन यह काम सारे विपक्षी दलों को एक साथ मिलकर के, जिनका लोकतंत्र में भरोसा है, उन सब लोगों को एकजुट होकर के एक स्वर में बताना चाहिए कि साहब ठीक है, आपने कहा कि झारखंड तो आप जीत गए, तो जहां कहीं जीतते हैं कहीं हारते हैं, तो जब हारते हैं तो आपको ईवीएम याद आती है, जीतते हैं तो आप चुप हो जाते हैं। तो अखिलेश यादव ने बहुत सही कहा कि अगर हम सारी सीटें भी जीत जाते तब भी हम कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बात तो सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब अगर महाराष्ट्र में ही देखिए, कोई एक उम्मीदवार था, निर्दलीय क्या था, वो कह रहा है साहब मेरे गांव में मेरे अपने घर का भी वोट मुझको नहीं मिला, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं अपना वोट नहीं दिया होगा, मतलब 0 वोट मिलने का तो कोई सवाल नहीं है। तो इस तरह की चीजें भी जो आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो शक का माहौल बन रहा है। तो चुनाव आयोग बुला रहा है बात करने के लिए, ठीक है, क्या बात करेगा क्या नहीं करेगा, शिकायतें अपनी लोग पेश करेंगे, रखेंगे, लेकिन साफ साफ कहना चाहिए कि भाई साहब बातचीत सब सही है, लेकिन हम लोग अब ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। जब ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है, उसका देश जो है, जब वहां ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, और दुनिया में जो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा आदमी जिसको कहते हैं एलन मस्क, वो कहता है कि साहब ईवीएम मशीनें हैक हो सकती हैं, तो फिर उस पर अविश्वास करने का क्या कारण है? आप कराइए बैलेट पेपर से, ठीक है, पहले भी हो ही रहा था ना, लगातार तो बैलेट पेपर से चुनाव होते ही थे, और तब ऐसा नहीं होता था कि 5-5 दिन तो बक्से को रख करके रखा जाए, फिर उसके बाद काउंटिंग हो, 2-3 दिन में रिजल्ट उनके भी सारे आ जाते थे, ऐसा तो नहीं होता था। तो उसमें हो सकता, वो संभव है, लेकिन इसमें यही है कि विपक्ष एकदम डटे रहे अपनी बात पे, और सिर्फ रैलियों में भाषण नहीं बल्कि धरना प्रदर्शन घेराव भी चुनाव आयोग का होना चाहिए, जगह जगह होना चाहिए। और जो महाराष्ट्र में योगेंद्र पवार ने की है, उस तरह की पहल भी आपको सामने लाना होगा, आप लोगों को बताना होगा कि देखिए साहब इस बूथ पे ऐसे ऐसे हुआ था, जैसे अभी हमारे मित्र बता रहे थे, तो उसके हिसाब से बताना होगा कि साहब कितने वहां पे मतदाता थे, कितने वोट हुए थे, वोट पोल हुए थे, और कितने वोटों की गणना हुई थी। क्योंकि वो जो आपका फॉर्म 17F है, उसमें तो साफ साफ दर्ज रहता है ना, हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में, ईवीएम के बारे में दर्ज रहता है कि इसमें इस मशीन में कितने वोट दर्ज हुए हैं। तो वो अगर मिलान करना होगा, थोड़ा सा उसमें काम करना पड़ेगा, खाली जबानी जमा खर्च से नहीं चलेगा। जैसा योगेंद्र पवार ने किया, उसी तरह से अन्य उम्मीदवार जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में थोड़ा सघन कार्य करके, रिसर्च करके, और डाटा और ठोस डाटा के हिसाब से चुनाव आयोग के पास उनको जाना होगा। अगर किसी एक मामले में भी, जैसा आपने कहा ना, किसी एक मामले में भी धांधली पकड़ में आ गई तो लग जाएगा। हालांकि देखिए, जनता के सामने स्पष्ट है, सब आपको मालूम है, हमको मालूम है, जनता भी जानती है कि माहौल किसका होता है, सरकार किसकी बनती है, चुनाव कौन जीतता है, तो ये सब तो है। लेकिन वही है कि अगर प्रामाणिक रूप से अगर आंकड़े पेश होकर के आ जाएं तो चुनाव आयोग थोड़ा सा कटघरे में खड़ा होगा, अन्यथा तो उसको तो लगता है कि हमारे ऊपर जिस ढंग के कटाक्ष की भाषा राजीव कुमार करते हैं, वो तो सुन करके लगता है कि मतलब आप चुनाव आयोग नहीं होगा, कुछ और है आप। तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ एक तरफ चुनाव आयोग के खिलाफ यहाँ माहौल बहुत गर्म है, चुनाव आयोग के खिलाफ ना हो, अगर ना कहें तो ईवीएम, महाराष्ट्र की सियासत, उसमें एकनाथ शिंदे और अजित पवार और उन दोनों की बैसाखियों के सहारे ये बीजेपी 132 सीटें हैं, ठीक ठाक सीटें हैं, स्ट्राइक रेट काफ़ी कमाल का है। लेकिन उसके बाद भी क्या बीजेपी यहाँ इन दोनों को
मजबूती के साथ पकड़ के, जैसे अभी दिखाई दे रहा है केंद्र में भी बैसाखियों के सहारे है, उधर भी बैसाखियों के सहारे, जरा समझना चाहता हूं जयशंकर जी, कैसे देखते हैं आप महाराष्ट्र के इस की सरकार को, और यहाँ से देश की सियासत पे कोई असर पड़ते हुए आप देखते हैं? सरकार तो मेरे ख्याल से बन ही जाएगी 2-3 दिन बाद, जो भी है 5 दिसंबर का क्या उन्होंने 5 को किया है, जैसा अभी प्रेम कुमार भी कह रहे थे कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे के पास राजनीतिक सौदेबाजी की कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, क्योंकि उनके पास जब खुद ही अपना 132 है तो 12-15 तो निर्दलियों को जुड़ा लेंगे या इन्हीं में से तोड़ के ले लेंगे। अजित पवार के लोग टूट जाएंगे या शिंदे के लोग टूट जाएंगे, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असल बात यही है कि अब लड़ाई जो है आपको सड़कों पे लड़ना पड़ेगा। जो बेलगांव से शुरू होने की बात है उसको इंडिया अलायंस को एकजुट होकर के, एक तो यह है कि जैसे योगेंद्र पवार ने किया है उसी तरह की, और पता नहीं अगर समय सीमा आप कह रहे थे कि अगर 1 सप्ताह का है तो 1 सप्ताह तो बीत चुका होगा मेरे ख्याल से, तो अब नहीं हो पाएगी अगर नहीं कर पाए होंगे लोग तो। लेकिन जो है उसको बहुत तथ्यात्मक ढंग से एक लड़ाई तो वो लड़नी चाहिए तकनीकी ढंग से, दूसरी जो है सड़क पे लड़ना बहुत जरूरी है, उसमें विपक्ष का एकजुट चेहरा दिखना भी बहुत जरूरी है। और जैसे चुनाव आयोग है, अब जैसे अभी बात हो रही थी सैयद शुजा के बारे में कि साहब उनके खिलाफ FIR कर दी गई है, भाई चुनाव आयोग यही अपनी तटस्थता खो देता है। इस तरह के एक्शन से वो साबित कर देता है कि उसका रवैया पक्षपातपूर्ण है। अरे भाई तुम अगर पाक साफ हो, बेदाग हो, तुम्हारा कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है, तटस्थ हो तुम, तो सैयद शुजा जैसे लोगों का स्वागत करो और 1-2 बार इनको बुला करके एक्सपोज करो। अगर लगता है कि लोग इनके दावे में दम नहीं है तो उनको एक्सपोज करो कि हाँ जी आप दिखाइए मशीनें हैं, किस किस मशीन को आप हैक करके दिखाइए, प्रूव करा दीजिए एक बार। सार्वजनिक रूप से चुनाव आयोग इस काम को कर दे, बहुत अच्छी बात है, तो लोगों के दिमाग में साफ हो जाएगा कि भाई ये विपक्ष बार बार जो है रट लगाता है, EVM हैक हो गई, EVM हैक हो गई, तो देख लो उसका सच क्या है। लेकिन उसके लिए चुनाव आयोग तैयार होने के बजाय अगर आप गिरफ्तारी उसकी करवा रहे हैं तो इसका मतलब कि दाल में काला है, या हो सकता पूरी दाल ही काली है, ये लोगों के मन में भरोसा बैठता है। अब दूसरा यह है कि देखिए सरकार तो बीजेपी का, चूंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है और राज्य में भी है, बैसाखी रहे न रहे इससे भी बहुत उनकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो सरकार तो चलाएंगे। लेकिन यह है कि सरकार के खिलाफ अगर विपक्ष लामबंद होता है और लामबंद होकर के विधानसभा से लेकर के सड़क तक, एक तो इसी इशू को उठाना चाहिए। मतलब हम जो बार बार कह रहे हैं ना, हमारे मित्र लोग भी कह रहे हैं, लेकिन हमारा एम्फेसिस उसमें एक दूसरा है। भाई 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक की संवैधानिक स्थिति क्या है? अगर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है, विधानसभा गठित नहीं हुई है, मुख्यमंत्री बनना न बनना अलग बात है, अगर विधानसभा का गठन हो जाता, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता, तो लगता कि हाँ जी एक विधानसभा वहां है, लेकिन वहां तो ना तो विधानसभा है, ना कोई सरकार है, ना राष्ट्र प्रशासन है, तो किसके हवाले है महाराष्ट्र भी? इसको अपोजिशन को उठाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं वो उठा रहे हैं। कि वहां संसद में भी उठाना चाहिए, ऐसे सार्वजनिक रूप से भी इसको बहस का मुद्दा बनाना चाहिए कि भाई क्या है, संविधान में क्या व्यवस्था है कि अगर मान लीजिए विधानसभा, अब कोई कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन अब प्रधानी वो बैठी हुई है वहां क्योंकि मोदी जी की मित्र है। तो अब सवाल है कि लेकिन मित्र होना और भी होना अलग है, लेकिन उसका एक्सटेंशन का भी तो नोटिफिकेशन होना चाहिए ना। तो मनमर्जी से लोकतंत्र को हाका जा रहा है, एक तरह से ऐसा कर दिया गया कि निरंकुश सत्ता हो गई है और नाकारा विपक्ष, जो मैं बार बार पहले भी कहते रहा हूं कि इस हालत में हम लोग पिस रहे हैं, लोकतंत्र हमारा इसी में घिसट रहा है। इनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा, इस सरकार को जवाबदेह लाना होगा, कटघरे में खड़ा करना होगा और संसद से लेकर सड़क तक इनके खिलाफ एक माहौल बनाना पड़ेगा, आंदोलन करना शुरू होगा और बात बात पे आपको हर बात में हाजिर जवाबी के साथ तैयार रहना पड़ेगा। जो इशूज है, क्योंकि ये लोग इशूज तो लगातार देते हैं, इनको लगता है कि हमारा विपक्ष हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, बहुत करेगा, संसद में दोनों सदनों में हल्ला हंगामा करेगा, हम एडजर्न करवा देंगे, या बहुत अगर हमारे जरूरी कोई विधेयक होगा तो उसी हल्ला हंगामे उनके बाइकाट के बीच में अपना हम पास करा लेंगे, तो उसके सेहत पे तो कोई खास नहीं पड़ा। लेकिन आप अगर उसी बात को लेकर के सड़क पर भी जाते हैं और जनता को बताते हैं कि हाँ जी हमने इसलिए किया है, हमने इसलिए हंगामा किया है, ये हम कर रहे हैं, सदन को चलाना, संसद को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार नहीं चाहती है कि जो देश के सामने ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चर्चा हो, उन मुद्दों पे बहस हो जी। तो इस पर आपको एम्फसाइज करना होगा और उसके हिसाब से ही। और दूसरा यह है कि आपकी, चूंकि चुनाव में तो कई जगह एकजुटता आपकी नहीं रह जाती है,
लेकिन संसद में और सड़क पर सरकार के खिलाफ जो फासिज्म चल रहा है, सांप्रदायिकता के जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, संभल और अजमेर शरीफ की बात हो गई। अब तो आज मैं सुन रहा था कि कहाँ बदायूं और कहाँ कहाँ जो है सारे मामले उभर करके आएंगे, तो बार बार वो लोग कहते रहते हैं। और जैसे आपने एक मोहन भागवत के बयान के बारे में कहा था जी, उन्होंने कहा कि 2 या 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, तो भाई अपने प्रचारकों से कहो ना शादी ब्याह करें, वो लोग बच्चा बच्चा कुछ करें, पैदा करें। आप लोग तो सब 1 मिनट में सेना तैयार कर लेते हैं, तो बांग्लादेश में आप चुप्पी साधे हुए, बांग्लादेश में जाके जो भाई बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी, उसमें से एक मुजीब के जमाने में भारत के लोगों ने किया ना, तो आप जाइए वहां कुछ करिए, तो उसे आप करते नहीं है। लेकिन ये कितनी बातें, कितने तरह की बातें बोलते हैं मोहन भागवत, जिसका उनको खुद भी पता नहीं होता, और उसमें कितनी बातें वो अपने स्वयंसेवकों प्रचारकों के लिए कहते हैं, कितनी सरकार के लिए कहते हैं, कितनी आम लोगों के लिए कहते हैं, इसका उनको भी पता नहीं चलता है कब क्या बोल जाएंगे। क्योंकि इन्होंने ही, यही हजरत हैं जिन्होंने कहा था ना कि क्या जरूरी है क्या कि हर मस्जिद में और दरगाह में आप शिवालय और मूर्तियां खोजना शुरू कर दें। जब ज्ञान वापी का मामला जब चला था वहां पे, तो इन्होंने ही बयान दिया था। तो वो बयान किसके लिए था? या तो आपके स्वयंसेवक और प्रचारक या आपके जो अनुषंगिक संगठन है उनके लोग आपको बात को मानते नहीं है, या आप चौका पर कुछ और चौकी पर कुछ वाली बात करते हैं कि चौका पे कुछ कह दिया लेकिन चौकी में कुछ और कह रहे हैं आप। तो इस तरह के लोगों पे बड़ा मतलब अजीबो गरीब रवैया बना के रखा है इन लोगों ने कि हाँ साहब जो फिट बैठ जाए वो हमारी है। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और मुश्किल यही है कि हमारा लोकतंत्र इसी सब कारणों से अवशप्त हो रहा है। उसके लिए जब तक अपोजिशन में एकजुटता नहीं होगी, जब तक उसके खिलाफ लामबंद होकर के संघर्ष करने की बात नहीं होगी, तब तक ये इसी तरह से चलाते रहेंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ यहाँ, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीर चर्चा, और इसमें बहुत गंभीर बातें आप बता रहे हैं। इस पे काम विपक्ष